तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स अपन को कि अपन अब लगातार तैयारी करते जा रहे हैं। आज का मैं आप लोगों के सामने विचार लेकर के आया हूँ कि अगर आप, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, अगर आप कुछ बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए कोशिश करनी ही चाहिए। अगर आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए कोशिश करनी ही चाहिए, भले ही आपको पता है कि उसमें फेल हो जाएंगे। मतलब एलन मस्क हैं जो टेस्ला के फाउंडर, उनने ये बोला है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोशिश बहुत ज़्यादा, मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आपको करनी चाहिए, भले आपको पता है कि उसमें फेल हो जाएंगे। एलन मस्क हैं टेस्ला के फाउंडर, उनने ये वाक्य बोले हैं। अब बिना किसी देरी के अपन संस्कृत के छंदों का वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। संस्कृत के छंद, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं और सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र को शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं आज के संस्कृत के क्वेश्चन। देखिए, संस्कृत व्याकरण में है अपना पाद, छंद में पढ़ेंगे अपन पाद। पाद श्लोक को चतुर्थांश से पाद कहलाता है। मतलब पाद किसको कहते हैं, तो श्लोक या चतुर्थांश जिसमें 4 पद रहते हैं उसको पाद कहा जाता है। श्रेय पादार्थ चतुर्थ अंश, मतलब ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब पाद में कितने वो रहते हैं। इस तरह श्लोक में कुल 4 पद होते हैं, पाद को पद बोलते हैं। इस तरह श्लोक में कुल 4 पद होते हैं। इनमें प्रथम एवं तृतीय पद अयुक्त तथा द्वितीय और चतुर्थ पद को युक्त कहा जाता है। मतलब ऐसा भी आ सकता है, अयुक्त किसे कहा जाता है, तो पहले और तीसरे पद को अयुक्त कहा जाता है, अयुक्त, ठीक है। और दूसरे और चौथे पद को युक्त कहा जाता है, युक्त। अर्थात श्लोक के विषय पादों को अयुक्त तथा सम पादों को युक्त कहा जाता है। मतलब विषम पादों को अयुक्त और सम पादों को युक्त कहा जाता है। पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है, आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। मैं कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, ये वाला कलर ले लेते अपन। अब आपके सामने अयुक्त आएगा तो अयुक्त 1 3 को कहा जाता है, यानी कि विषम को, और युक्त किसको, 2 और 4 को युक्त कहा जाता है। पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगले में चलते अपन, छंदों में लघु गुरु की व्यवस्था। आपने देखा होगा मात्राएं काउंट करते हैं तो छंदों में लघु और गुरु का आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब लघु किसको कहते हैं, ह्रस्व स्वर, मतलब आ ई ऋषि ली, ये सारे ह्रस्व स्वर रहते हैं। छोटे, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, इनको लघु माना जाता है। लघु मतलब छोटा। लघु के लिए सिंगल, यानी कि इस टाइप की डंडी का प्रयोग किया जाता है, यानी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब गुरु, संयोग गुरु। अब गुरु के लिए, अब आपको लघु आई होप समझ में आ गया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा। इसके बाद गुरु आता है। गुरु में क्या है फ्रेंड्स की ह्रस्व स्वर के आगे संयोग से रहने पर उस ह्रस्व को भी गुरु मान लिया जाता है। अर्थात ह्रस्व स्वर के आगे यदि हलंत वर्ण, अनुस्वार, विसर्ग रहे तो ह्रस्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। से आपने देखा होगा ह्रस्व स्वर के अंत में अगर लघु यानी छोटा शब्द भी है तो उसको भी गुरु मान लिया जाता है। ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। गुरु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब इस एस का प्रयोग किया जाता है। अब दीर्घ चा, अब दीर्घ चा आते हैं। अब दीर्घ मतलब गुरु की बातें हो रही, दीर्घ के लिए दीर्घ स्वर आते हैं। आ ई उ ऋषि ए ओ औ को गुरु माना जाता है। पाद का अंतिम लघु स्वर भी आवश्यकता के अनुसार गुरु मान लिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, पाद यानी पद का अंतिम वर्ण रहता है, अगर लघु आएगा तो उसको भी गुरु मानना है आपको, क्योंकि शब्दों को देखते हुए उसको गुरु मान लिया जाता है। यहाँ तक आई होप आपको लघु और गुरु की संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब अपन अगले में चलते हैं कि छंदों की गण व्यवस्था। अब आपने देखा होगा छंदों में गण पाए जाते हैं, मतलब यगण जगण मगण तगण आपने देखा होगा छंदों में कुल। अब प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, छंदों में कितने प्रकार के गण पाए जाते हैं। छंदों में 8 गण होते हैं कुल। इन गणों को इस सूत्र के द्वारा जाना जाता है, मतलब इन गणों को इस सूत्र के द्वारा जाना जा सकता है। यामा ताराज भान सलगा, ये गण अधोलिखित हैं, मतलब यामा ताराज भान सलगा। तो ये क्या है, छंदों की गण व्यवस्था का सूत्र है। तो देखिए, या छोटा है सिंगल मात्रा, माँ बड़ा है डबल मात्रा यानी गुरु, ता गुरु, रा गुरु,
जा लघु, भा गुरु, ना लघु, सा लघु, ला लघु और गा गुरु। तो ये रहता है गणों की व्यवस्था में। यामा ताराज भन सलगा को अपन गण के माध्यम से जानते हैं, तो इसको ऐसे जानेंगे। अब चलते हैं इनके आगे क्या है संस्कृत में व्याकरण कि ये देखिए, जैसे आपने समझा यामा ताराज भान सलगा, ठीक है। अब आप देखिए ऐसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि यगण, यगण में कितने लघु और कितने गुरु आते हैं, यह यगण को क्या कहा जाता है। तो यगण, यगण का जैसा मैंने आपको बताया था क्या लिखा है, या मा ता, या माता था, तो या को सिंगल मात्रा, माँ में डबल मात्रा, ता में डबल मात्रा, तो यगण, यगण बना। अब जब यगण बना तो या में सिंगल मात्रा देखिए, सूत्र देखिए यहाँ, और माँ में डबल है और ता में डबल है, तो इसको आदि लघु या प्रारंभ में लघु होने के कारण इसको आदि लघु कहा जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आदि लघु किसे कहा जाता है, तो आदि लघु यगण को कहा जाता है। अब मातारा था, मातारा था, तो ये देखिए सेकंड वाले में तो मगड़, मगड़ में तीनों गुरु रहेंगे। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है तीनों गुरु किस में रहते हैं, तो तीनों गुरु मगड़ में रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तगण आता है। अब यामा तारा आपको यहाँ समझ में आ गया। अब जा यहाँ आता है ताराज, तो देखिए तगण में पहला ये देखिए तगण में ये तीनों चीज़ देख लीजिए आप, तो गुरु गुरु लघु, तो गुरु गुरु लघु यानी अंत में लघु होता है तो तगण कहा जाता है। अब इसके बाद आता है रगण। आई होप आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब रगण, इसी प्रकार से रगण भी आप ऊपर देख लीजिएगा, इसी प्रकार से रगण को लघु मध्य कहा जाता है, मध्य में लघु होने के कारण। जगण को गुरु मध्य कहा जाता है, भगण को आदि गुरु कहा जाता है प्रारंभ में गुरु होने के कारण। अब नगण को त्रिलघु कहा जाता है, नगण त्रिलघु रहते होते हैं, और सगण को अंत गुरु कहा जाता है। ऐसे आप तगड़ मगड़ को कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं आगे संस्कृत में व्याकरण। अब प्रश्न कहाँ से बनते हैं मैं आपको वो बता दूं। मात्रिक छंद, मतलब संस्कृत में छंद होते हैं 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मिश्रित छंद। अब देखिए मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं की काउंटिंग की जाती है। मात्राओं की काउंटिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया लघु गुरु। आर्य छंद सबसे पहले संस्कृत में आता है, आर्य छंद मतलब यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रस्ता तृतीये अपि अष्टादशा तृतीये चतुर्थके पंचदशा सार्या। मतलब इसके पहले पद में 12 पंक्ति रहती हैं और तृतीय में 18 रहती हैं। पहले में 12 पंक्ति रहती हैं, पहले पद में 12 पंक्ति रहेंगी। देखिए हिंदी में मैंने दर्शाया है कि देखिए जहाँ श्लोक के प्रथम और तृतीय पद में 12 पंक्ति मात्राएं पाई जाती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में 18, द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं, तो आर्य छंद होता है। मतलब ऐसे आप समझ गए, पहले और तृतीय में 12, द्वितीय और चतुर्थ में 18 और 15 मात्राएं होती हैं। तो चूंकि इस छंद में मात्राओं की गणना होती है, इसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना होती उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों की गणना होती उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर्य छंद का उदाहरण देखिए, मैंने आप लोगों के सामने वो भी लाया हूँ। प्रथम पद में 12 मात्राएं, द्वितीय पद में 18 मात्राएं, तृतीय पद में 12 मात्राएं, चतुर्थ पद में 15 मात्राएं। मैंने आपको ऐसे ही बताया है। अब आर्य छंद मात्रिक छंद है। जिस श्लोक के चारों वर्णों में संख्या असमान रहे वह आर्य छंद करना होगा। अब ये देखिए, अपरितोषाद विदुषा न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलावदति शिक्षतानम चेता। मतलब देखिए पहले पद में 12 मात्राएं देखी थी ना अपन ने, अब आपको यहाँ से चेक करवा दे रहे अपन। पहले पद में 12 मात्राएं काउंट कर लीजिए आप। देखिए 2 यहाँ तक है पहला पद, यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले पद में 12 मात्राएं आप देख सकते हैं। दूसरे पद में 18 होंगी, आप काउंट कर सकते हैं। तीसरे पद में कितनी होंगी, 12 मात्राएं होंगी, और चौथे पद में 15 मात्राएं होंगी। तो इसको 12 18 12 15 के योग से जो बनता है उसको आर्य छंद कहा जाता है। चलते अगले छंद पे।
अब वर्णित छंद का दूसरा वाला है अनुष्टुप छंद। मतलब इसमें अभी अपन ने क्या पढ़ा था, मात्रिक छंद, अब अपन पढ़ रहे हैं वर्णित छंद। अब वर्णित छंद में क्या रहता है, अनुष्टुप छंद, प्रत्येक पद में 8 वर्ण या स्वर होंगे। मतलब प्रत्येक पद में या प्रत्येक पंक्ति में 8 पद या 8 शब्द पाए जाएंगे। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वज्ञ लघु पंचमम द्वैत चतुष्टायो हर्षम सप्तम दीर्घ मन्ययो। मतलब श्लोक के षष्ठ गुरु में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 वर्ण होंगे। मतलब प्रत्येक पंक्ति में 8 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ। मतलब आधे शब्द को काउंट नहीं किया जाता। पहली पंक्ति में 8 हैं, दूसरी में भी 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी में भी 8 हैं। ऐसे अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं। तो आपको लक्षण याद रहना चाहिए। देखिए आजकल संस्कृत का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे ही प्रश्न करके जाना होंगे। तो इसमें 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद का षष्ठ वर्ण गुरु तथा पंचम वर्ण लघु होता है। सप्तवर्ण के द्वितीय और चतुर्थी पाद में ह्रस्व और प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घ होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया, आपको वर्ड काउंट करना है और ह्रस्व प्रथम पद में दीर्घ होता है, ये काउंट करना है। अब चलते हैं अगले इसी का उदाहरण पर। अब देखिए इसी का उदाहरण है, जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं वहाँ अनुष्टुप छंद होगा। मतलब जिसमें 8 वर्ण होते हैं उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषातम रहा आज्ञात है वैरिभति सौहृदम। मतलब इसको देखिए आप, ये वाला भी देख सकते हैं आप। वहाँ अपन ने दूसरा एग्जाम्पल किया था, यहाँ दूसरा कर रहे। देखिए 2 वर्ण यहाँ हो गए अपने, 3 वर्ण इसके हो गए 5 और 3 वर्ण इसके हो गए 8। तो हो गया अनुष्टुप छंद। ऐसे ही 8 वर्ण हो गए, 2 ये हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 ये वर्ण हो गए, तो अनुष्टुप छंद आएगा ये। अज्ञात हृदय वैश्वम, मतलब 3 3 दूनी 6 2 8, इसमें 8 वर्ण हैं, अनुष्टुप छंद है। ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, और ये हा छोटा वाला है तो 5 ये हैं, 3 ये हैं। हा छोटा वाला इसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो 5 3 8। तो जिस वर्ण में 8 वर्ण आते हैं उसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं अपन अनुष्टुप छंद। अब देखिए यदि श्लोक के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण हो तो इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा उपजाति छंद होगा। मतलब अब देखिए इंद्र वज्रा आपने देखा होगा संस्कृत में, उपेंद्र वज्रा देखा होगा, उपजाति देखा होगा। तो यदि संस्कृत के प्रत्येक पद में 11 वर्ण हैं तो इंद्र वज्रा आएगा या उपेंद्र वज्रा या उपजाति। तो अब इसकी पहचान आपको करना है। यदि चारों पादों का प्रथम वर्ण गुरु हो, मतलब चारों पद का प्रथम पद गुरु हो और 11 वर्ण हो तो इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। देखिए आपको याद रखना है, प्रथम पद गुरु हो तो इंद्र वज्रा कहते हैं। यदि चारों पदों में प्रथम पद लघु हो तो उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि इंद्र वज्रा कैसे याद हो, उपेंद्र वज्रा कैसे याद हो, तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। देखिए उपेंद्र वज्रा मतलब आपने देखा होगा लघु के लिए ऐसे से दर्शाते हैं, लघु के लिए ऐसे, तो लघु के लिए ऐसे दर्शाते हैं। तो जब ऐसे दर्शाते हैं तो देखिए उपेंद्र वज्रा में ऐसे आएगा। मतलब जैसा आप दर्शाते हैं लघु को, लघु सॉरी फ्रेंड, मैं आपकी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए उपेंद्र वज्रा में लघु आएगा, लघु यानी छोटा आएगा, और गुरु यानी कि बड़ा आएगा। तो इंद्र वज्रा जैसे ई बनी हुई है, ई बनी हुई, जैसे ई बनी हुई है ऐसे ही अपन गुरु को दर्शाते हैं। तो गुरु को ई जैसे दर्शाते हैं तो आपका ये बन जाएगा। अब जब ये वाला बन जाएगा तो इसके अपोजिट है उपेंद्र वज्रा। यदि चारों पादों के प्रथम वर्ण गुरु लघु या गुरु अलग अलग हो, मतलब चारों के वर्ण अलग अलग हो तो उपजाति छंद होगा। मैं आपको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से ही बताता हूँ अभी। अब इंद्र वज्रा आगे देखिए,
प्रत्येक पाद के 11 वर्ण। स्यादि दे वज्रा यदि तो जगऊगा, मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल है। इस छंद के प्रत्येक पाद में कुल 11 वर्ण होते हैं। ये वर्ण क्रमशः तगण तगण जगण 2 गुरु के रूप में होते हैं। तगण मैंने जो आपको बताया था, ताराज, ताराज मतलब मैंने बताया था, तो गुरु गुरु लघु, ताराज आया था, गुरु गुरु लघु, यानी कि इसमें 2 तगण होते हैं, 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु के रूप में होते हैं। तो देखिए, अर्थो ही कन्या परकीम, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा में क्या आया था, अर्थो ही कन्या परकीव, तामद्द संप्रेस परघितु, जातो ममायम विषाद प्रकार प्रत्यय। ये 11 वर्ण आते हैं प्रत्येक छंदा में, और लास्ट में तगण, तगण के बाद जगण आता है और लास्ट में 2 गुरु रहते हैं। तो ये इंद्रवज्रा का एग्जाम्पल है। अब देखिए लास्ट में आप देख लीजिए, 2 गुरु मिलेंगे आपको, रात्मा, ये 2 गुरु मिल रहे हैं आपको लास्ट में, मतलब ऐसे गुरु मिलते हैं, तो इसको इंद्रवज्रा कहा जाता है। आते हैं अपन उपेंद्र वज्रा में। इस छंद के प्रत्येक पद में कुल 11 वर्ण होते हैं। वहाँ वर्ण जगण 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 तगण जगण 2 गुरु के रूप में होते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो ये उपेंद्र वज्रा छंद है। मतलब इसमें क्या होता है कि पहला वर्ण लघु का होता है। चारों पंक्तियों में जो पहला वर्ण होता है, प्रत्येक पद में जो पहला वर्ण होता है वो लघु का होता है। आपने देखा त्वमेव, तो इसमें 11 वर्ण होते हैं, इसको उपेंद्र वज्रा कहा जाता है। इसके बाद अपन आते हैं उपजाति छंद। प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं, उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक पद में 11 वर्ण होते हैं। यह छंद इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा छंदों से मिश्रित स्वरूप है। इसे किसी भी पद में इंद्रवज्रा तो किसी पद में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्तलोके भूति भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। इस श्लोक में प्रथम 3 पदों में इंद्रवज्रा और लास्ट में उपेंद्र वज्रा होता है, यानी कि दोनों छंद होते हैं। इसको उपजाति कहा जाता है। इंद्रवज्रा में क्या होता है कि पहले में गुरु, दूसरे में गुरु, तीसरे में गुरु। उपेंद्र वज्रा में लघु पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये छंद का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कहीं भी, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी संस्कृत की क्लास चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।